नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को मोतिहारी में दिखाए गए काले झंडे, 3 लोग हिरासत में। तेजस्वी ने वीडियो को किया शेयर। खबर में आगे जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा वो 42वें देशों में गए पर मणिपुर नहीं पहुंचे। खबर में आगे जिक्र होगा कि पार्टी नहीं चाहती मैं वहां रहूं। पीएम मोदी की रैली से दूर रहे दिलीप घोष, दिल्ली आकर नड्डा से की मुलाकात। आगे आपको बताएंगे कि ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की संसद में स्पष्टीकरण की मांग। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि पुर्जे विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। मेक इन इंडिया का जिक्र कर राहुल गांधी ने उठाए बड़े सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को मोतिहारी में दिखाए गए काले झंडे, 3 लोग हिरासत में। तेजस्वी ने वीडियो को किया शेयर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के मोतिहारी में शुक्रवार को हुई जनसभा के दौरान काले झंडे दिखाए गए थे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चीनी मिल नहीं खोले जाने के विरोध में युवकों ने पीएम की सभा के दौरान काले झंडे लहराए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को काले झंडे दिखाए जाने का दावा किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने शुक्रवार को कहा कि हिरासत में लिए गए तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री की रैली में तीनों लोग काले कपड़ों के टुकड़े लेकर पहुंचे थे, जिसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि काले झंडे दिखाकर तीनों लोग क्षेत्र में बंद पड़े चीनी उद्योग की ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। मोतिहारी सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि हिरासत में लिए गए युवकों का नाम जितेंद्र तिवारी, विक्रांत गौतम और रविकांत रवि है। तीनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा वो 42 देशों में गए पर मणिपुर नहीं पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी ने 42 देशों का दौरा किया लेकिन मणिपुर नहीं गए। खड़गे ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। मैसूर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की जनता भाजपा और आरएसएस को संविधान बदलने की इजाज़त नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं, जबकि मोदी की भाजपा में लोग केवल बोलते हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल करना केवल उनका और गांधी परिवार का नाम खराब करने की कोशिश है। केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रही है। खड़गे ने कहा कि वाड्रा के साथ जो कुछ किया गया वो एक व्यक्ति से बदला लेने और एक पार्टी को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ये सब वाड्रा और गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है और वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। अदालतें हैं, वाड्रा को जो परेशानी दी जा रही है वो ठीक नहीं है। हम सभी उनके अच्छे काम का समर्थन करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पार्टी नहीं चाहती मैं वहां रहूं, पीएम मोदी की रैली से दूर रहे दिलीप घोष, दिल्ली आकर नड्डा से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, पार्टी में अलग थलग चल रहे बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शुक्रवार को दुर्गापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से दूर रहे। घोष पीएम की रैली से पहले शुक्रवार सुबह में ही दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचकर दोपहर में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि दिल्ली में मीडिया के सवालों पर घोष ने मुलाकात के बारे में चुप्पी साधे रखी। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले घोष ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली में शामिल न होने का फैसला आखिरी क्षण में लिया, क्योंकि पार्टी नेतृत्व उन्हें वहां नहीं देखना चाहता था। उन्होंने दावा किया कि मुझे रैली के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। घोष ने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं रैली में जाऊंगा क्योंकि आम पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। शायद पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि मैं वहां रहूं। संभवतः मेरी मौजूदगी से उन्हें असुविधा हो सकती थी, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने अहम दिन पर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के काम से दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने उस काम का जिक्र नहीं किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के सनसनीखेज दावे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने पीएम मोदी से की संसद में स्पष्टीकरण की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर मध्यस्थता का दावा किया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि इस टकराव में 5 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। हालांकि उन्होंने
किस देश के कितने विमान गिराए गए हैं ये नहीं बताया है। ट्रंप के दावे के बाद अब भारत में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस बारे में पीएम मोदी से संसद में स्पष्टीकरण की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद कांग्रेस ने सवाल किया कि व्यापार के लिए राष्ट्र के सम्मान के साथ क्यों समझौता किया गया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम से इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में स्पष्टीकरण की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्जी विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। मेक इन इंडिया का जिक्र कर राहुल गांधी ने उठाए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत को असेंबली लाइन से आगे बढ़कर एक सच्ची निर्माण शक्ति बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर भारत सिर्फ उत्पादों की असेंबली कर रहा है, उनका सही मायने में निर्माण नहीं कर रहा है। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत में बनने वाले ज़्यादातर टीवी के 80% कल पुर्जे चीन से आते हैं और उन्होंने आगे बताया कि नीति और समर्थन की कमी, भारी कर और निगमों का एकाधिकार उन छोटे उद्यमियों को रोक रहे हैं जो विनिर्माण करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया के नाम पर हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, असली मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आईफोन से लेकर टीवी तक पुर्जे विदेश से आते हैं, हम बस जोड़ते हैं। छोटे उद्यमी निर्माण करना चाहते हैं लेकिन न नीति है न सपोर्ट, उल्टा भारी टैक्स और चुने हुए कॉरपोरेट्स का एकाधिकार जिसने देश के उद्योग को जकड़ रखा है। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बनता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण रहेंगी। ज़मीनी बदलाव चाहिए ताकि भारत असेंबली लाइन से निकलकर असली मैन्युफैक्चरिंग पावर बने और चीन को बराबरी से टक्कर दे सके। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भाषा पहचान के लिए लड़ रहे असम के लोग, ममता बनर्जी बोली बीजेपी ने पार कर दी सारी हदें। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में भी भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और इसी विवाद के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है और असम में भी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। उन्होंने असम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में बीजेपी का ये विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्ला भाषा को लेकर कहा था कि बांग्ला बोलने वाले व्यक्ति की पहचान बांग्लादेशी या विदेशी के रूप में की जा सकती है। शर्मा के इस बयान के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर असम सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे ज़्यादा बांग्ला भाषा बोली जाती है, असम में भी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोग सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं। उनको अपनी मातृभाषा बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी को मोतिहारी रैली में दिखाए गए काले झंडे, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्हें काले झंडे दिखाने का मामला सामने आया है। रैली में पीएम मोदी के भाषण के दौरान काला कपड़ा लहराने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। बिहार कांग्रेस ने घटना का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि बापू की कार्यभूमि पर मोदी का विरोध, भाषण के दौरान लोगों ने दिखाया काला झंडा। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने घटना का वीडियो फुटेज साझा करते हुए कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। 20 साल से बिहार में युवाओं के हितों की भारी अनदेखी हो रही है। 80% युवा बेरोजगार है, उनके पास आय और रोजगार के पर्याप्त संसाधन और साधन नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाही सरकार ने जंगल अदानी को दे दिए हैं। ईडी के एक्शन पर प्रियंका गांधी बोली पार्टी भूपेश बघेल के साथ। जहाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को सुबह एक्स पर पोस्ट साझा कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अडानी को दे दिए हैं। पैसा, कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में यह मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए सुबह सुबह ईडी ने छापा मार दिया। इतना ही नहीं, उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे उन्होंने लिखा कि बीते 11 वर्षों में देश अच्छी तरह समझ चुका है कि ये जनता की आवाज़ को कुचलने और विपक्ष को दबाने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे हथकंडों से सच को दबाना और विपक्ष को डराना नामुमकिन है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल के साथ मजबूती से खड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग पत्थर, बीजेपी मालिक, उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर तीखा वार। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्थर करार दिया है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग,
केंद्र सरकार की नीतियों और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर तीखी टिप्पणी की। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ठाकरे ब्रांड को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता ही उन प्रयासों को निष्फल करेगी। उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आयोग यानी पत्थर है, उस पत्थर पर सिंदूर लगा देना मात्र से शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह किसी और को देने का अधिकार उसे नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को हमेशा अशांत, अस्थिर और चिंतित बनाए रखना ही बीजेपी की नीति है, लेकिन लोगों को हमेशा मूर्ख बनाकर नहीं रखा जा सकता है। खुद सरसंघ संचालक ने भी संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की 75 साल की उम्र पूरी हो रही है। शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो लोग शिवसेना को खत्म कर ही नहीं सकते। वर्षों बीत गए, लेकिन आज भी वो जनता को मुझसे दूर नहीं कर सके। इसीलिए आत्मसमर्पण कर मालिकों की पार्टी में विलीन हो जाना ही उनके पास आखिरी विकल्प है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी शाह ने ईडी को कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का टारगेट दिया। वेणुगोपाल का सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रवर्तन निदेशालय को हर महीने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार पर कार्रवाई करने का काम सौंप दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की नई कार्रवाई सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध है और डराने धमकाने का एक निरर्थक प्रयास है। शुक्रवार को सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर भी छापा मारा गया और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निवास पर छापेमारी की और ये कार्रवाई राज्य में चल रहे करोड़ों के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कमीशन के जरिए मोटी रकम इकट्ठा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी कांग्रेस। जज शेखर यादव पर भी कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगी और ये जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साझा की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य विपक्षी दल लोकसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा और उसके सांसद भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पत्र लिखकर हमें ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को एक और झटका। अब इस नेता ने छोड़ा जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक और बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार राज्यवासियों को नई नई सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के पुराने सदस्य अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र चौहान पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब पार्टी के एक और नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जेडीयू में रहना कठिन होता जा रहा है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को इंडिया ब्लॉक की बैठक, सरकार को घेरने की तैयारी पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसे लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता केशव वेणुगोपाल ने जानकारी दी है। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 19 जुलाई को शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कई अहम विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है और इस बैठक में केंद्र सरकार को घेरने, बिहार चुनाव समेत चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर मंथन होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हो, सबके सामने सच्चाई सामने आना जरूरी। अशोक गहलोत का बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अहमदाबाद विमान हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाने एवं हवाई यात्रा पर आमजन का भरोसा जमाने के लिए भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए, जिसमें भारतीय वायुसेना ने वरिष्ठ अधिकारी एवं विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हों, जो इस हादसे के हर पहलू की जाँच कर सच सामने ला सकें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में चुनाव आयोग पर आरजेडी सांसद मनोज झा का तंज, दिन दिहाड़े हो रही है डकैती। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में वोट चोरी नहीं, दिन दिहाड़े डकैती हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत के दौरान शुक्रवार को राजद सांसद ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बड़ा हमला, बोले आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को बीजेपी में किया जा रहा शामिल, भंग हो फडणवीस सरकार। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान भवन में हुई हाथापाई के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी सरकार को भंग कर देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई, उनके साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हरियाणा के सीकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने को शुक्रवार को दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया और कहा कि वो अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार सत्य की जीत होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नवीनतम आरोप पत्र उसी की अगली कड़ी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि रॉबर्ट, प्रियंका और मैं उनके बच्चों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो दुर्भावनापूर्ण राजनीति से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न के एक और हमले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं जानता हूं कि वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने का साहस रखते हैं और वो सम्मान के साथ ऐसा करना जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आ गया सर्वे। बिहार से बंगाल तक बन सकती है इसकी सरकार। जी हां दोस्तों, भारत के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ताज़ा सर्वे आए हैं। उनमें साफ हो गया है कि राजनीतिक माहौल में बदलाव की बयार बह रही है। वोट वाइब और इंक इनसाइट जैसे सर्वेक्षणों में जनता के रुझान ने कई पुराने आंकड़ों को उलट दिया है और इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस गठबंधन और UDF को जनता का भरोसा है। तमिलनाडु में DMK को बढ़त लेकिन जनता में नाराज़गी भी है। असम में BJP की मजबूत स्थिति है और CM की दौड़ में कड़ी टक्कर है। तो वहीं बिहार में NDA को बढ़त लेकिन तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सबसे बड़ी पसंद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दबाव में है भारतीय अर्थव्यवस्था, बूस्टर डोज जरूरी, कांग्रेस ने नोवामा रिपोर्ट के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जहां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की 16 जुलाई को जारी एक शोध रिपोर्ट में मौजूदा आर्थिक हालत पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निष्कर्षों को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में नोटबंदी लागू की जा रही है। प्रियंका गांधी ने मतदाता पुनरीक्षण पर उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, चुनाव से पहले चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है। इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार में वोट बंदी लागू की जा रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोट बंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बढ़ते अपराध पर भड़के पप्पू यादव, चुनाव से पहले राज्यपाल से कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, यहां पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है। राज्य का पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने गोपाल खेमका हत्याकांड और बालू व्यवसायी रमाकांत यादव हत्याकांड की CBI जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है और हर बड़े मामले को दबाने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि हर जगह अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। इसलिए हम राज्यपाल से मिले हैं और स्पष्ट मांग की है कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने मनरेगा के संचालन से जुड़ी खामियों पर सरकार को घेरा, NMSS ऐप की कर दी आलोचना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को मनरेगा में उपस्थिति और कार्यों के डिजिटल सत्यापन के लिए प्रयोग होने वाली राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लीकेशन से जुड़ी संचालन संबंधी खामियों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्य विपक्षी दल ने इस अव्यवहारिक और प्रतिकूल मॉडल को तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि फास्ट मोदी सरकार का स्वघोषित आदर्श वाक्य है और इसका वास्तविक अर्थ है पहले घोषणा करो फिर सोचो, यानी कि फर्स्ट अनाउंस सेकंड थिंक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र से पहले विपक्ष का मंथन, खड़गे के आवास पर 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक, कई पार्टियों ने बनाई दूरी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। 19 जुलाई को शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आम आदमी पार्टी और TMC शामिल नहीं होगी। सांसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी सांसद इस बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे।